सकता है। देखो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो ये भी किसके इक्वल है, कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल। ऐसा है। फिर देखो मैं नोट करने के लिए टाइम देती हूँ। इधर देखो फिर से मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का ये पार्ट लिखने जा रहा हूँ। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे ही है। अब मुझे बताओ, आपने ये पढ़ा हुआ है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करें क्या होता है आपके पास, ये पढ़ा हुआ है नेट करंट एसेट। नेट एसेट्स और नेट करंट एसेट्स में आईटीए में क्या डिफरेंस पड़ा, नेट एसेट्स मींस व्हाट, नेट एसेट्स अगर कहे तो वो किसके इक्वल होते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। और टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करें तो वो किसके इक्वल होता है, इक्विटी। इसका मतलब है कि इक्विटी किसके इक्वल हुई, नेट एसेट्स के इक्वल हुई। एक आपने टर्म पढ़ी हुई है नेट करंट एसेट्स, और नेट करंट एसेट्स क्या होते हैं भाई, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करते तो आपके पास क्या आते हैं, नेट एसेट्स। लेकिन अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, नेट करंट एसेट। नेट करंट एसेट का एक और नाम आपने पढ़ा, वर्किंग कैपिटल। नेट करंट एसेट का दूसरा नाम आपने क्या पढ़ा हुआ है, वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, नॉन करंट एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट्स, ये भी किसके इक्वल होंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। और नेट करंट एसेट्स को यूं भी लिखा जा सकता है, नेट करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, जो कि नेट करंट एसेट का दूसरा नाम है। तो ये भी किसके इक्वल हुए, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कभी कैपिटल एम्प्लॉयड वो आपसे यूं कैलकुलेट करवाएगा, कभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अप्रोच नंबर 2 यूज करनी होगी, और कभी आपको अप्रोच नंबर 3। कौन सी अप्रोच यूज करोगे, ये क्वेश्चन का गिवन डाटा डिसाइड करें। अगर उसने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और इक्विटी का डाटा दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला अप्रोच, और सम टाइम आपके पास बैलेंस शीट में वो वाला पोर्शन वो हाइड कर देगा और आपसे कहेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कीजिए। तो वो आपने कैसे फाइंड आउट करना होगा, आपने टोटल एसेट्स में से या तो करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा, या फिर नॉन करंट एसेट में किसको ऐड करना होगा, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, चलिए यहाँ तक मेरे साथ रिपीट कीजिए, थोड़ा सा डाटा ज्यादा हो गया, छोड़ दीजिए, रिपीट विद मी, याद कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। जी बेटे, नेट एसेट्स मींस इक्विटी, नेट एसेट्स मीन इक्विटी, हाउ टू कैलकुलेट इट, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नेट करंट एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट करंट एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। और बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आती है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही आती है, और बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा आने के कितने सोर्सेज हैं, 2 ही सोर्सेज हैं। तो अगर दोनों सोर्सेज को ऐड कर लें तो वो किसके इक्वल है, कैपिटल एम्प्लॉयड की फर्स्ट वन अप्रोच क्या है, अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे, लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। सेकंड अप्रोच में क्या करोगे, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमने इक्वेशन कैसे बनाई, इसको अंडरस्टैंड किए, ओके भाई। या तो टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे, जब भी आपके पास क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट वन अप्रोच क्या है, विद द हेल्प ऑफ नेट करंट एसेट्स। अगर क्वेश्चन में नेट करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल का उसने जिक्र कर दिया है और आपसे कहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, नेट करंट एसेट जिसे वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं उसको क्या करोगे, नॉन करंट एसेट में ऐड करोगे, तब भी आपके पास क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर? चले, कंपनी के केस में प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका सीक्वेंस बताइएगा। पीवीआईटी में से सबसे पहले व्हाट यू हैव टू पे, इंटरेस्ट को किस नाम से पढ़ा हुआ है आपने आईटी में, फाइनेंस कॉस्ट के नाम से पढ़ा है, याद आ रहा है? आईटी में इंटरेस्ट को किस नाम से पढ़ा हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट के नाम से पढ़ा। चले भाई, पीवीआईटी में से
प्लस माइनस किया, जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से क्या माइनस करना है? टैक्स। जो प्रॉफिट आएगा क्या बोलोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से सबसे पहले पेमेंट किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। क्या सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं। कंपनी के केस में इट इज कंपल्सरी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बिजनेस में रख लिया जाए एंड दैट प्रॉफिट वुड बी कॉल्ड डिविडेंड। जो डिविडेंड दे दिया, जो बच गया प्रॉफिट एट द एंड दैट वुड बी कॉल्ड डिविडेंड। चलो अब यहां तक नोट करो, फिर मैं उसके फॉर्मूला की तरफ जाऊंगा। बेटा नोटेड। आराम से नोट करें इसको। अच्छा फिर एक काम करेगा, अभी तक नोट नहीं कर पाए पिक लीजिए और हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स पिक ले लीजिए बेटे। चलो हाँ जी बेटे, इन दिस रेशो व्हाट आई वांट टू मेजर, व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट, मुझे ये जानना है, इसके नेम पे फोकस करो कि बिजनेस में जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वॉइड का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट किया, जो मैंने कारोबार में पैसा लगाया उस पे मुझे रिटर्न कितने परसेंट हुआ। रिटर्न
कितने परसेंट हुआ है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और इसका आंसर भी आपके पास आएगा इन परसेंटेजेस। रिटर्न का वर्ड कहीं पे भी यूज होगा, रिटर्न किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिटेबिलिटी। और रिटर्न की आगे भी ऑनवर्ड बहुत सी रेशियोज आएंगी। जब भी रिटर्न का वर्ड यूज होगा, हर उस रेशियो में न्यूमरेटर में क्या होगा? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको रट्टा नहीं लगाना, बेसिक चीज एक अंडरस्टैंड कर लीजिए। कभी प्रॉफिट आप लोगे पीबीआईटी, कभी प्रॉफिट लोगे आफ्टर टैक्स, कभी प्रॉफिट लोगे अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। कौन सा प्रॉफिट आपने रिटर्न की कैलकुलेशन में एज अ न्यूमरेटर यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि आप रिटर्न किसके अगेंस्ट में कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट में रिटर्न फाइंड आउट करना जा रही हूं, तो उसके लिए कीप इन माइंड कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या कुछ इंक्लूड है? दो चीजें इंक्लूड हैं, डेट भी इंक्लूड है और इक्विटी भी इंक्लूड है। तो मुझे बताइए, आपने इक्विटी होल्डर को तो डिविडेंड पे करना है डेट के अगेंस्ट में, व्हाट यू हैव टू पे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कौन से प्रॉफिट में से पे किया जाता है? तो जब वो आपसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिक्वायर करेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्योंकि डेट इंक्लूड है और डेट होल्डर्स को आपको क्या पे करना है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हम कौन से प्रॉफिट में से पे करते हैं? पीबीआईटी में से। इसलिए आपने बेस किसको बनाना है? पीबीआईटी। जरा ये इसके साथ मैंने क्या लिखा हुआ है, अब मुझे किसका रिटर्न फाइंड आउट करना है? इक्विटी होल्डर का। और यहाँ पे भी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? रिटर्न। तो रिटर्न्स में प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट को ही न्यूमरेटर में लेकर आना है, बट विच प्रॉफिट? उसके लिए डिसाइड कि आप रिटर्न किसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं? इक्विटी होल्डर। और जरा इस चार्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में देखो, इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है? और वो कैसे आती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से किसको माइनस करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड को बेटा जी मैंने माइनस करना है, और डिवाइड किससे करना है? जिसका मैं रिटर्न फाइंड आउट करूं। यहां मैं रिटर्न किसका फाइंड आउट कर रही थी? कैपिटल एम्प्लॉयड का। इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में किसको लिया? कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां मैं किसका रिटर्न फाइंड आउट करने जा रही हूं? इक्विटी का। तो डिनोमिनेटर में मैं क्या यूज करूंगी? परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए इसको भी मैंने क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई। सपोज कहता तो नहीं है, नॉर्मली पूछता नहीं है, जो आपको मैंने टेक्निक समझाई उसको फॉलो करते हुए फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिएगा। सपोज वो आपसे कहता है कि रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फाइंड आउट कीजिए। फॉर्मूला क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है उनका शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटे क्या सीखा? रिटर्न्स मीन प्रॉफिट। तो कौन सा प्रॉफिट लोगे, ये किस चीज पे बेस करेगा कि आप रिटर्न किसका फाइंड आउट करने जा रहे हो। अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने जा रहे हो तो कौन सा प्रॉफिट लोगे? पीबीआईटी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो फिर प्रॉफिट कौन सा लोगे? वो जो इक्विटी होल्डर्स को अवेलेबल है, और इक्विटी होल्डर्स वालों को ये वाला प्रॉफिट अवेलेबल होता है जिसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका हो, टैक्स भी माइनस हो चुका हो, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड भी माइनस हो चुका हो। तो फिर आपने क्या करना है? इस प्रॉफिट को लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी। परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए, दोनों में बेस चेंज हो रही है जी। एक बात बताइए, हम प्रॉफिटेबिलिटी ग्राउंड पे अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम ये चाहते हैं हमारी तमाम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ओवर द ईयर इंक्रीज करें। जीपी रेशियो भी इंक्रीज होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट रेशियो भी इंक्रीज होनी चाहिए, और वो तमाम लोग जिन्होंने आपको पैसा दिया है
वो भी चाहते हैं कि आपकी ROCE विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव हो, क्योंकि जितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव होगा वो तमाम लोग जिन्होंने आपके कारोबार में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सिक्योर हो जाएंगे, उनके रिटर्न्स बढ़ेंगे। और इसी तरह आपका इक्विटी शेयर होल्डर भी चाहता है कि मुझे 100% डिविडेंड दें या ना दें, लेकिन जितना बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी उतना उसका डिविडेंड भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब वो कंपैरिजन करवाए, आपको दो कंपनीज की इंफॉर्मेशन दे, एक कंपनी ए है कंपनी बी है, और वो आपसे कहता है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ROE, तो बताइए कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छा डिक्लेयर करोगे, जिसकी ROC भी ज्यादा है और जिसकी ROE भी ज्यादा है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आगे चलते, वो आपसे रीजंस पूछेगा। जितनी रेशियोज हैं अगर उनमें चेंज आ रहा है, वो इंप्रूव हो रही है या डिटेरियोरेट हो रही है, रीजंस पूछता है। और याद रखिएगा रीजन फॉर्मूला के अंदर ही होती है। आपकी रेशो का फॉर्मूला क्या है? PBIT एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दो बातों पे डिपेंड। ये कैसे रेशो इंप्रूव होगी, उसके लिए मुझे मैथमेटिकल रूल बताइए। न्यूमरेटर का आंसर के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर भी बढ़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर बढ़े तो आंसर कम हो जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है ना बेटे। तो ये रेशो कब बढ़ेगी? दो रीजंस हो सकती है। इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज हुई लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, या इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट रही उसके बावजूद आपकी PBIT में इंक्रीज आया है। इसकी वजह से क्या होगा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाने के लिए आपका न्यूमरेटर PBIT का बढ़ना जरूरी है। और आइए जरा PBIT कैसे बढ़ता है? PBIT से प्रीवियस जितनी वर्किंग है उस पर चले जाओ। PBIT किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल्स रेवेन्यू, CGS पे, GP पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे, इन तमाम बातों पे PBIT बेस्ड है। अगर PBIT डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली रॉस भी डिक्रीज होगा। PBIT क्यों डिक्रीज हुआ? आपने पिछली सारी कहानी खोल लेनी कि भाई उसको बताओ PBIT कम क्यों हुआ? या तो रेवेन्यू कम हो गया, CGS बढ़ गया, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए। इन रीजंस की वजह से आपकी PBIT कम हुई, और PBIT के कम होने से ऑटोमेटिकली क्या हुआ? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तमाम लोगों का इंटरेस्ट कॉमन है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए। हम इंटरनल स्टेक होल्डर भी यही चाहते हैं, ऑनर भी यही चाहता है, एम्प्लॉयज भी यही चाहते हैं, मैनेजर्स भी यही चाहते हैं, और आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का बेनिफिट भी इसी में। तो इसलिए देखो इंटरप्रिटेशन और रेशियो एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? चलो शाबाश, बाकी डिस्कशन और कैलकुलेशन करते हैं।